कैसे क्या तो तो यम के 5 पार्ट मैंने बताए आपको। तो यम में हम 5 भाग कौन कौन से होते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय चोरी न करना, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हाँ। और हमने उसमें बताया था नियम में, नियम में सबसे पहला शौच, संतोष, असंतोष, तप, तप, स्वाध्याय ईश्वर और ध्यान। ईश्वर प्रार्थना। है ना, ये पांच पांच दोनों के हो गए। और हमने बताए थे षटकर्म। षटकर्म 6 क्रियाएं जो आपको सफाई करती हैं। सबसे बॉडी आपकी क्लीन नहीं होगी तो आप योग में आ नहीं पाएंगे, आपको वो लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो कभी भी आप किसी को भी योग सिखाएं तो आप पहले उसको क्लीनिंग जरूर करें, उसको डिटॉक्स जरूर करें। तो इसके लिए हमने 6 षटकर्म बताए थे। नेति, नेति मतलब जल नेति, नाक को सफाई करना। है ना, सूत्र नेति, पॉलिप्स वगैरह हो जाते हैं या कोई पैसेज क्लियर नहीं होता है तो गंदगी साफ, इतना इतना म्यूकस निकलता है। हम अभी ऋषिकेश में जो हमारा कैंप गया था, तो वो सिर्फ रबर को अंदर डालने से ही भर भर के गंदगी। अब जितने साफ दिखते हैं ना कि हम बहुत साफ सुथरे हैं, उनको भी कम से कम 100 ml तक म्यूकस निकल गया है। इतना गंदा, इतनी गंदगी अंदर भरी रहती है, सोचो। ऐसे ही जब आप अ, धोती करते हो, नेति धोती, धोती मतलब धोना। जब आप धोते हो, धोने का मतलब होता है आमाशय से लेकर के जो ईसोफेगस है, आपका गला है, अंदर जो म्यूकस भरा रहता है, कफ बहुत सारा होता है, उसको धोना। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुंजल कहते हैं उसको। तो वो कुंजल को पानी पीते हैं, पानी जैसे हाथी पानी सूंड में ऐसे भर लेता है, फिर वो बाहर फेंकता है, ऐसे ही पानी पेट में भर लेते हैं। और पानी भर के फिर वो उस पानी को बाहर निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं कुंजल क्रिया। तो ये भी, उससे क्या होता है, उससे पूरा म्यूकस, किसी को खट्टा खट्टा आता है, किसी को कड़वा खट्टा निकलता है गले से, वो सारा क्लीन हो जाता है। तो ये बेसिक्स है। ये आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में वो नेति वाला है, जल लोटे वाला, वो दिखाएंगे एक दिन। दूसरा है, क्योंकि परफेक्ट योगी तो तभी बनते हैं जब ये चीजें आपने खुद करी हों। उसके बाद आता है बस्ती। बस्ती का मतलब होता है पेट की सफाई, इंटेस्टाइन की सफाई। आपने ऊपर तो सफाई कर लिया, इंटेस्टाइन की सफाई कैसे करेंगे? इंटेस्टाइन की सफाई करने के लिए एनीमा होता है, एनीमा पॉड। तो वो एनस के थ्रू पीछे से हॉट वाटर, लेमन वाटर को छान करके उसको भरते हैं इंटेस्टाइन में, और उसको होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद फिर सफाई होती है, तो वो नीचे से सफाई हो जाती है। तो ये हो गया बस्ती, यानी बस्ती कहते हैं उसको, जो जो एनिमा है। और उसके बाद आता है नेति बस्ती, नेति धोती बस्ती, कपाल भाती। कपाल भाती से होता है ये सफाई। तो कपाल भाती आप ऐसे करते हो ना, ये कपाल भाती कई प्रकार की होती है। तो कपाल भाती प्राणायाम मानते हैं, लेकिन इधर माना है ये कपाल भाती सफाई के लिए है। जैसे आप जब ये ऐसे कर रहे हो, तो ये एरिया साफ हो रहा है, गंदगी नाक से बाहर आ रही है, लंग्स साफ हो रहे हैं आपके, लंग्स मजबूत हो रहे हैं आपके। तो ये कपाल भाती है। तो कपाल भाती भी 2-3 टाइप की होती है, व्युत्क्रम कपाल भाती, बातक्रम कपाल भाती। तो वो पानी ऐसे लेते हैं नाक से, भरते हैं और मुंह से निकालते हैं, और मुंह से पानी भर के नाक से बाहर निकालते हैं, वो भी कपाल भाती है। तो उससे क्या होता है, कपाल मतलब ये एरिया को चमकाना, उसको बोलते हैं कपाल भाती। जब आपके थॉट्स, जब आपकी श्वास, जब आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा, तो आपका फेस ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगेगा। तो ये होता है कपाल भाती। उसके बाद क्या बताया था हमने, कपाल नौली भाती के बाद क्रिया। नौली क्रिया। नौली क्रिया आपने देखा होगा कि पेट को ऐसे घुमाते सिकोड़ के, हैं। सिकोड़ के। हाँ हाँ, ऐसे पेट को बीच में लाते हैं। कौन घुमा लेता है पेट को? कोई आप लोग, आप कर लेते हो नौली? ओ वेरी गुड। ठीक है, मैं किसी दिन क्लास में होऊंगा तो मैं करके दिखाऊंगा। वो कोई चमत्कार नहीं है, बहुत आसान है। तो पेट को ऐसे घुमाते हैं, बीच में जाते हैं, लेफ्ट राइट करते हैं, तो उससे क्या होता है, इंटेस्टाइन की एक्सरसाइज होती है। और जो भी गंदगी उसमें थोड़ी बहुत भरी रह गई है इंटेस्टाइन में, वो भी क्लीन हो जाती है। तो फिर और अच्छा हो जाता है। तो ये हो गया नॉली। और अगला होता है
त्राटका। जब आपने पूरी बॉडी साफ कर ली, जब आपने सब पूरा अंदर बाहर सब सफाई कर ली, तो अब थॉट्स रह गए। थॉट्स को कैसे साफ करोगे? आंखों की सफाई कैसे करोगे? तो वो फिर हम त्राटक, एक जगह पर देखते रहते हैं, एक बिंदु पर या लाइट पर देखना कंटिन्यू, बिना पलक झपकाए। आंसू निकल जाएं अच्छे से, तो आंसू आंखें साफ हो गई। फिर थोड़ी देर बाद आपके थॉट प्रोसेस स्लो डाउन होती है, फिर धीरे धीरे वो रुक जाता है। तो वो थॉट जो भीतर जो कचरा हमेशा चलता रहता है निगेटिविटी का, वो भी खत्म हो जाता है। तब आपकी योग की यात्रा शुरू होती है, तो उसको बोलते हैं शौच। इसका, इस क्रिया को शौच बोलते हैं। संतोष मैंने बताया था, सेटिस्फेक्शन, जो आप कर रहे हैं उससे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। बहुत सारा लालची लोग योगी नहीं हो सकते। तो ये हो गया। तप, जिसके अंदर बियरिंग पावर नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल आई, वो गुस्सा कर गया, घबरा गया, छोड़ के भाग गया, नहीं मेरे से नहीं होगा। योग की बात नहीं कर रहा, जीवन के किसी भी चीज से वो एडजस्टमेंट ही नहीं है उसके अंदर। या थोड़ी सी गर्मी लगी, एसी नहीं है, लाइट चली गई, तो वो बस सर पर तूफान उठा लिया, तो गालियां देने लगे सिस्टम को। वो योग तो छोड़ो, वो नॉर्मल लाइफ में उनको बहुत मुश्किल होती है। तो योगी का ये लक्षण होता है कि वो किसी भी परिस्थिति में बैलेंस करेगा, एडजस्ट करेगा, कोई बात नहीं, भगवान का शुक्रिया भी करेगा, कोई बात नहीं, आज है कल, कल आ जाएगा, आज नहीं है तो वो ऐसे रहता है। तब स्वाध्याय में क्या होता है? स्वाध्याय में वो देखता है कि हाँ मेरे को गुस्सा आ रहा है, अपना अध्ययन करना खुद का। मेरे अंदर कहीं बहुत ज्यादा थॉट आते हैं, क्यों आते हैं? मैं कहीं किसी से चिढ़ता तो नहीं हूँ, जलन तो नहीं है? मैं आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहा हूँ, क्या सही है? मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ? क्या मैं जो जो सीख रहा हूँ, क्या मैं ठीक से सीख रहा हूँ? क्या मेरी कोई गलती नहीं है? क्या मैं प्रेजेंट होता हूँ डेली क्लास में? ये सब स्वाध्याय में आता है। कहीं मैं दूसरे धर्मों की क्रिटिसाइज करना गलत है कि मेरा ही सिर्फ धर्म अच्छा है, सनातनी का झंडा उठाना है मेरे को, तो वो एक ईगो है। ईगो मेरा ज्यादा तो नहीं है। ये सब चीजों को बैलेंस करके रखता है योगी। योगी मतलब एक अच्छा इंसान, ये समझ लीजिए, नॉर्मल इंसान, डाउन टू अर्थ। तो ये तप हो गया, स्वाध्याय हो गया। और अगला है, जब ये सब चीजें लक्षण आ जाते हैं, तो वो जान लेता है कि ईश्वर ही है सब कुछ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे से तो वही करा रहा है, मैं तो एक माध्यम हूँ, कर्म योगी हूँ, क्रिया योगी हूँ, जो भी है। तो वो कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ईश्वर को समर्पित कर दो। मेरे से जब होना ही नहीं है तो मैं तो उसी को समर्पित करता हूँ। तो हर काम ईश्वर को समर्पित करके करता है, तो वो एक योगी है। तो ये नियम में आता है। तो यम नियम हो गया। अब आता है हमारा आसन। जब यम नियम चलते हैं, तो उसके बाद थर्ड स्टेज पे आता है आसन। जब आपने शुद्धि क्रिया कर ली, शुद्ध हो गए, तो आपके पेट में गैस नहीं बनेगी, आपको डकारें नहीं आएंगी, आपके पेट हाथ पैरों में दर्द नहीं होगा बैठने से। तो फिर आसन करवाए जाते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं ताकि लचीलापन रहे। फिर आसनों का अभ्यास कराया जाता है ताकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए और आप एक पोजीशन में बैठ पाए देर तक। तो आसन की आप डेफिनेशन लिख लो, जो पतंजलि ने बोला है वो। उन्होंने ये नहीं बताया कि आसन कैसे करना है, क्या करना है। वो कहते हैं राम सुखम आसन। स्थिर सुखम आसन। तो आसनम। स्थिरम, हाँ, वो कहते हैं कि जिस किसी पोजीशन में आप मुद्रा। देर तक बैठे रहे, बहुत देर तक, चाहे सारे दिन बैठना पड़ जाए, लेकिन आपको क्या नहीं होगा? सुख नहीं जाना चाहिए आपको, सुख मां आनंद आ रहा है। जिस भी स्थिति में आप देर तक बैठे रहे और बैठने के बावजूद भी आपको आनंद आ रहा है, तो वो आसन। एक्सक्यूज मी सर, सर डेफिनेशन एक यस, बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। क्या बोल रहे? डेफिनेशन एक बार रिपीट कर दीजिए डेफिनेशन, आसन की। ओके। स्थिरम, स्थिर लिखो, स्थिर सुखम आसन। स्थिर सुखम आसनम। स्थिर मतलब शांत, स्थिर का मतलब समझते हैं? कोई कंपन नहीं होना है बॉडी में, कुछ भी। मक्खी बैठ गई, आप ऐसे कर लिया, नहीं। आपको थोड़ा थक गए, आपने करवट ले लिया, चेंज कर लिया पोजीशन, तो वो आसन नहीं है, फिर तो आप बाहर जी रहे हो। आसन में आपको स्थिर बैठना है। तो स्थिर आपको बिल्कुल, सुखम आसनम। हाँ, इसका मतलब बोलते हैं स्थिर सुखम आसन, सुख पूर्वक एक ओके सर। स्थिति में देर तक बैठे रहना, आसन। ओके सर। तो इसी का अभ्यास कराया जाता है आसन में। बाकी उन्होंने ये नहीं बोला ताड़ासन करो या वृक्षासन करो या उल्टे होके कोई दूसरा आसन करो। उन्होंने बोला कि जो भी आसन है उसमें स्थिर हो, देर तक हो, सुखपूर्वक हो, तो वो आसन है। अब मैं यह बोलता हूँ कि आसन जो है दो टाइप के होते हैं। एक आसन तो वो होता है जिस पर आप अभी बैठे हैं, जैसे मैं सोफे पे बैठा हूँ,
आप किसी चेयर पे बैठे हो, कोई जमीन पर बैठा है, कोई पटले पे बैठा है, कोई लकड़ी पे बैठा है, वो भी एक आसन है। लेकिन जिस स्थिति में आप बैठे हैं वो भी एक आसन है, लेकिन वो आसन सिद्ध होना चाहिए। अभी आप बैठे तो हैं आसन में, किसी आसन में बैठे हैं, लेकिन जब वो 3 मिनट से 3 घंटे तक बिना चेंज किए, बिना स्थिति को बदले जब आप बैठे रहें और भीतर आनंद आ रहा है, तो वो आसन है। ठीक है, समझ आ गया आपको? अदरवाइज आसन नहीं है। आप खूब उल्टा पुल्टा कर दो, 1 मिनट 30 सेकंड नहीं आप रुक सकते एक आसन में, तो आसन नहीं हुआ ना। आसन सिद्ध होता है तो कम से कम 3 मिनट तक आप आसन में रह जाते हैं। और वो 3 मिनट होने के बाद आपको जो चेंज होता है वो मैं आपको अभी यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। चलिए सीधे बैठ जाइए सर, सीधे बैठ जाइए, स्पाइन सीधी कर लीजिए सारे के सारे। आप लोग स्पाइन सीधी कर लो, बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ। आसन क्यों बोला? महर्षि पतंजलि ने बोला आसन क्यों जरूरी है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ प्रयोग करके। सीधे बैठ गए सब लोग, सीधे बैठ जाओ, बिल्कुल सीधे। शांत आसन में आ जाओ, मैंने जो अभी डेफिनेशन दिया ना उसमें आ जाओ। स्वपन जी, कुछ भी हाथ नहीं हिलना चाहिए, कोई पैर नहीं चलना चाहिए। मक्खी बैठ जाए तो खुजली नहीं करना है, उड़ाना नहीं है उसको। कहीं खुजली हो रही है तो आप उसको देखो, हाथ नहीं चलाना। मैं सबको देख रहा हूँ। और एडजस्ट करके बैठ जाओ ताकि आपको हिलना नहीं, बिल्कुल भी नहीं हिलना है। एक लंबा गहरा श्वास लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आइज। कोई भी एक स्थिति में अब कोई हिलाएगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं तब तक हाथ पैर नहीं हिलाएंगे आप। बिल्कुल शांत, दोनों कंधे ढीले छोड़ दीजिए, दोनों थाइस को ढीला छोड़ दीजिए। बंद आंखों से पूरे शरीर को देखिए एक बार। आप बैठे हैं, कोई पोजीशन चेंज नहीं करना है। स्वप्निल आप चीटिंग कर रहे हैं। कुछ पोजीशन चेंज नहीं करना है, एक बार जिसमें आ गए तो आ गए। आंख खोल के नहीं देखना है, बिल्कुल शांत, एकदम शांत, कोई एक्टिविटी नहीं। देखिए आपने हटा लिया, ध्रुव जी आप भी कर गया, ब्रेक हो गया। आप भी, मधुबाला जी चाय पी रही हैं। लोग मानते नहीं है बात को तो क्यों पढ़ रहे हो आप अनुभव नहीं करोगे तब तक आप योगी नहीं बन सकते। एक छोटे से इंस्ट्रक्शंस को आप अनुभव नहीं करेंगे तो आप कैसे करें? आंखें बंद करिए थोड़ी देर, बिल्कुल रिलैक्स, नो मूवमेंट। मैं सभी को देख रहा हूँ। अब धीरे धीरे आप पूरा शरीर को शांत होते हुए महसूस करिए। नंदिनी जी खांसी आ गई, चलिए शांत, बोलना नहीं है किसी को, रिलैक्स। ये हमारा मन है ये सब पैदा करता है। शांत बैठिए, शांत, एकदम शांत, रिलैक्स। शांत रहेंगे, बिल्कुल शांत। मैं चुप हो जाता हूं, आप बिल्कुल शांत बैठे रहिए। बिल्कुल शांत बैठे रहें।
एक लंबा गहरा श्वास लीजिए और वापस आ जाइए। एक लंबा गहरा श्वास लीजिए, वापस आ जाइए। रिलैक्स। अब हाथ उठाइए, कितने लोगों को अपनी श्वास महसूस हुई? आती जाती। कितने लोगों ने महसूस किया सांस? वेरी गुड। अब सोचिए, आपने 1 मिनट, 1.5 मिनट हुआ है, इतना कठिन लग रहा है, सबके चेहरे में देख रहा हूं। इवन जो मधुबाला जी हैं, उनकी आंखें बंद ही नहीं हुई, उनकी आंखें पलक झपकती नहीं। और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए इतना कठिन आंखें बंद करना। तो सोचो, योग में इस उम्र, आपकी उम्र इतनी, इस समय ध्यान लगाने की है। आपको जाना है परमात्मा की ओर। दुनिया बहुत देख ली होगी आपने, कोई किसी का नहीं होता। तो सभी को ये काम करना है। अब आपको मैं समझाता हूं मैंने ये क्यों करवाया। योग का उद्देश्य क्या है? परमात्मा के साथ कनेक्शन। और हमारा भी कहाँ कनेक्शन है? इस दुनिया के साथ, है ना। दुनिया इतनी भरी है दिमाग में कि हम एक क्षण भी आंखें बंद करके बैठ नहीं सकते। और जब भी आप बैठोगे तो थॉट्स आएंगे। उसके बाद भी जब बैठे रहोगे तो आपको अपने तरफ मुड़ जाओगे ऑटोमेटिकली। आपका जो मन है वो श्वास पर आएगा। जैसे जैसे आप शरीर को छोड़ते जाओगे ढीला, आपका मन आपके श्वास पर आ जाए और आपको श्वास महसूस होने लगेगी। तो आपको ये पता चलेगा कि देखो, पहले हम शरीर थे और शरीर के अलावा हमारे भीतर एक प्राण भी है। प्राण। प्राण का संबंध, श्वास का संबंध सीधा मन से है। तो जैसे ही आप आसन को सिद्ध करते हैं, अभी तो देखो 1 मिनट बैठे हो, इसको अगर आप 1 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक बैठे रहे तो क्या हो? तो आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। और फिर धीरे धीरे वो जो अगली सीढ़ी है, आसन के बाद क्या आता है? प्राणायाम। आपकी एंट्री ऑटोमेटिकली, दूसरी सीढ़ी आपके सामने आ गई, प्राणों की, श्वास की। और आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। थर्ड चैप्टर आपका, थर्ड जो स्टेप है वो आ गया। कौन सा आ गया? प्राणायाम। तो हमारे ऋषियों ने बोला कि पहले तुम शुद्ध क्रिया करो, शुद्धि करो अपनी बॉडी की। उसके बाद आप आसन में बैठ जाओ। आपको कुछ करना नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं करना है। आप आसन में बैठ जाओ और बैठे रहो, बिल्कुल निष्कंप। लेकिन आसन में बैठना आसान नहीं है, उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा आसनों का। तो वो अभ्यास जो सुबह रोज होता है वो उसी का है। और शायद दिन आपने अभ्यास कर लिया, तब तक मैंने प्राणायाम नहीं बताया था। आज मैं आपको प्राणायाम पढ़ाऊंगा। प्राणायाम के लिए आसनों का अभ्यास होना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आपके आसन सिद्ध होते हैं, जैसे ही आप 3 मिनट तक आसन में बैठना शुरू कर देते हो, वैसे ही आप प्राणायाम आपका शुरू होगा। और हमारे ऋषियों ने बोला था कि मन का, चित्त का और श्वास का बहुत गठजोड़ है, बहुत गहरा इंटरकनेक्शन है। उसको तोड़ना पड़ेगा। उसको तब तोड़ पाओगे जब आप अपनी श्वास पर कंट्रोल करोगे। और श्वास पर कंट्रोल करना ही प्राणायाम है। लिखो, लिखिए, आती जाती श्वास पर नियंत्रण पाना प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में 49 नंबर सूत्र में उन्होंने लिखा है, तस्मिन सति। लिखो, तस्मिन सति। इसको मैं उसमें भेज दूंगा। तस्मिन सति श्वास प्रश्वास। तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद। योग है ना, योग। योग गति विच्छेद प्राणायाम। तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम। इसका मतलब ये होता है, तस्मिन सति का मतलब है जब आसन सिद्ध हो जाए। क्या हो जाए? हमने पहले आसन में बिठाया आपको। जब आसन सिद्ध हो गया, उसके बाद श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना।
जो गति है आपकी, उसको विच्छेदन कर लो, उस पर कंट्रोल कर लो, अपने मर्जी से लो और छोड़ो, और उसको प्राणायाम कहते हैं। उस पर आपका क्या हो जाए, नियंत्रण हो जाए, तो प्राणायाम। वो प्राणायाम है नहीं, बाकी प्राणायाम को शुरुआत समझ लीजिए। तो श्वास प्रश्वास, अब हम आपको इस बारे में बताते हैं कि ऐसा क्यों बोला हमारे ऋषियों ने। हमारे ऋषियों ने, अभी आपने देखा होगा फिर कि हमें, इसको और एक बार बोल हाँ, दीजिए ना। तस्मै तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग, योग 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 गति विच्छेद, योग लिख दो, गति अलग लिख दो, योग गति विच्छेद, योग योग गति विच्छेद प्राणायाम। और सर इसके पहले वाली डेफिनेशन क्या पहले बोली बताया था, थी, पहले मैंने वो बोला था प्लीज श्वास दोहरा लेने देंगे, और आती जा। छोड़ने में, लेने और छोड़ने में पर कंट्रोल कर लेना प्राणायाम है। ऐसा नॉर आपके सिलेबस के अनुसार इतना है, श्वास को लेना और छोड़ने के ऊपर जो कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल हो जाए तो प्राणायाम समझ लीजिए। अब मैं इसका आपको समझाता हूँ कैसे। हाँ, संस्कृत जो बोले ना सर, इसका थोड़ा अर्थ समझा दीजिए। हाँ, श्वास प्रश्वास, श्वास का मतलब तो श्वास लेना, प्रश्वास का मतलब होता है श्वास छोड़ना। श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास का जो योग है, बताओ, आना जाना, श्वास आना श्वास जाना, उसकी गति जो चल रही है ना, उसमें विच्छेदन का, विच्छेद मतलब होता है ब्रेक लगाना, उसको तोड़ देना, उसको अपने हाथ में ले लेना, कंट्रोल कर लेना, उसको प्राणायाम कहा और है। दूसरा और तस्मिन सती का मतलब है उसके बाद, उसके किसके बाद, जब आपके आसन सिद्ध हो जाए, आसनों पे आपका पूर्ण कंट्रोल हो जाए, आसन में बैठना शुरू कर दो अच्छे से, तब। क्लियर हो गया। अनंत थोड़ा स्लो बोलो प्लीज। तो ये हो गया। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये जो प्राणायाम है वो क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारी यात्रा अंदर की यात्रा है। योग की यात्रा कहाँ की यात्रा है, ऊर्जा की यात्रा है। हमारे भीतर जो सोई पड़ी ऊर्जा है ना, उसको जगाने की यात्रा है, उसको ऊर्ध्वगामी करने की यात्रा है। जो भीतर से ऐसे नीचे से जो बह रहा है ना, पांचों इंद्रियों से, उसको कंट्रोल करके उसको ऊपर लाना, इधर शक्ति को शिव के साथ मिलाना है, वो योग है। उनका योग करना है। उसके लिए ये सारे आडंबर करने पड़ते हैं, हमारे योगियों ने करे ही। तो किसी अंधविश्वास में पड़े बिना आप एक साइंटिफिक तरीके से इसको कर सकते हो, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर। हाँ, कुछ बोल रहे हैं विशेष। सर पूरक, कुंभक, रेचक। सर प्राणायाम के यही 3 अंग है। आप अभी, मैं वो पढ़ा नहीं रहा ना, मैं अभी उसी पर आ गई। ठीक है। तो उसमें क्या है, हमारे जो ऋषियों ने क्या करा, उन्होंने देखा कि हमें कुछ चीजें फ्री में मिली, नेचर ने कुछ चीज, किसी चीज का पैसा नहीं लिया। उसमें एक शरीर है हमारा जो फ्री में मिला है, और श्वास भी फ्री में मिली है, मुफ्त में मिली है। तो कितने लोगों को पता है कि, मैं पूछूंगा अभी, नंदिनी ये बताओ, आप 1 मिनट में कितने बार श्वास लेती हो, बिना सोचे समझे बताओ, बिना सर्च करे। चलो छोड़ दीजिए, आप बताओ विशेष, 1 मिनट में कितना सांस लेते हो। ब्रीदिंग इश्यू है तो मैं काउंट नहीं कर पाती हूँ। ब्रीदिंग इश्यू विशेष एस्थमा बोलो, है। 1 मिनट में कितना सांस लेते हो आप। 15 से 20 बार। अनकाउंटेबल काउंट। अनुपमा कितने बार सांस लेती हो 1 मिनट में। सर 60। 60 बार। मधुमिता आप कितने बार लेते हो श्वास 1 मिनट में। सर ऐसा तो कभी झूना, काउंट झुनू नहीं। आप बताओ, झुनू आप बताओ कितने बार सांस लेती हो, साहू 1 मिनट में। अंबिका आप बताओ। 20 बार। सर मेरे क्वेश्चन है। हाँ, मधुबाला आप बताओ अगर कितने बार प्राणायाम सांस लेते हो। अभी क्वेश्चन सर बाद में। सर हाँ, 10 to 12 टाइम्स। 10 to, 12। आप 12 टाइम लेती हो। आप बहुत अच्छा करती हो। मधुबाला आप यस कितने सर। बार सांस लेती हो 1 मिनट में। रेशमा जी आप क्या, कितने बार सांस लेती हो। 10 to 12। देखिए, ऑलमोस्ट लोगों को नहीं पता है कि आप कितने बार सांस लेते हैं।
और आपको नहीं, आप तो योग में आए हो, कॉमन मैन को तो पता ही नहीं है वो कितना सांस लेता है साल में, महीने में, एक एक दिन में, एक मिनट में। सर नहीं पता क्यों नहीं? सर मैक्सिमम टाइम्स कितना? 15 to 20। हाँ, तो अब तो आपने गिन ली होगी ना बैठ के उस पर, नहीं नहीं सर, नहीं चैट सर। जीपीटी पर, तो पहले टाइम बोलना चाहिए था ना आपको। 30 अब नहीं माना 40। जाएगा, इतना देर कैसे लगे? तो कहने का मतलब यह है कि हम इंसान हैं और हमें ये पता होना चाहिए मैं कितनी बार सांस लेता हूँ, कितने बार खाना खाना खाता हूँ। कोई ये बता सकता है उसकी आईलिड कितनी झपकती है एक मिनट में, ये पलक? 20। आप सुनिए, ये जो श्वास जो लेना छोड़ना है, क्योंकि हमें मुफ्त में मिला है तो हम क्यों गिने उसको? हम दूसरे काम कर लेंगे या श्वास गिनेंगे? तो जब मुफ्त मिला हम क्यों ध्यान दें उस पर? तो हमारे ऋषियों ने क्या करा, हमारे ऋषियों ने देखा कि अगर हम श्वास को धीमा कर लें तो मन भी धीमा हो जाता है, थॉट्स भी धीमे पड़ जाते हैं। अगर आपको मन पर कंट्रोल करना है तो श्वास पर कंट्रोल करना। एक तो ये था फायदा। दूसरा फायदा ये था कि इंसान की जो उम्र है अभी इंडिया में, औसत उम्र 60 to 68 तक है बस। 68 तक औसतन लोग मर जाते हैं। 100 में से 60 65 लोग जो है, 70 लोग तक, 60 आते आते 68 आते आते वो निकल लेते हैं किसी न किसी कारण से। और अगर वो आध्यात्मिक यात्रा करनी है, उनको योग में चलना है, तो सोचो 25 साल, 25 वर्ष तो उन्होंने दूसरे काम में गुजार दिए, फिर 30 वर्ष शादी की, 40 वर्ष बच्चे हुए, और 60 साल में जाने का वक्त आ गया, तो भगवान का भजन कब करेंगे, कब मुक्त होंगे इस दुनिया से? उस समय 100 उम्र थी, ऋषि बोलते थे। तो ऋषियों ने देखा कि देखो परमात्मा कब मिलेगा कुछ पता नहीं, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, शरीर जवान रहना चाहिए, जब जवान रहेगा तो ऊर्जा ज्यादा रहेगी, तो मैं ध्यान अच्छे से कर पाऊंगा, परमात्मा को ज्यादा अच्छे से याद कर पाऊंगा। तो उन्होंने देखा कि श्वास की गति को कम कर दे, तो जिन जिन जानवरों की श्वास कम स्लो चलती है उनकी उम्र ज्यादा है। उसमें उन्होंने देखा कि स्नेक, सांप, हाथी, कछुआ, ये ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से श्वास लेकर के सालों साल बिना सांस के, बहुत कम सांस के जी सकते हैं। स्नेक जो है, सर्दियां आती है वो ऐसी जगह चला जाता है वो दिखेगा ही नहीं। मेढक देखो, पूरा बारिश आती है तभी निकलते हैं। कछुए 300 300 साल जीते हैं। 300 साल। तो वो जो है, जब उन्होंने ये रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि श्वास को स्लो कर लो। श्वास की गति, औसतन गति जो है 15 से 17 बार मानी जाती है एक स्वस्थ व्यक्ति, जिसके लंग्स भी ठीक ठाक हैं, जिसकी हेल्थ भी ठीक ठाक है, तो वो 15 से 17 बार सांस लेता है औसतन। डॉग जो है 40 50 बार सांस ले लेता है, बल्कि उससे भी ज्यादा। डॉग जल्दी टपक जाता है। उन्होंने ये भी देखा, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मुंह से श्वास लेने वाले नाक से श्वास लेने वाले की अपेक्षा कम चलते हैं, उनकी उम्र कम होती है, और वो रोगी भी ज्यादा बनते हैं जो मुंह से श्वास लेते हैं। इसलिए नाक से श्वास लें। तीसरी बात बताई कि भगवान ने श्वास लेने के 3 रास्ते बनाए। नाक में 2 नोस्ट्रिल बनाई, अब मुंह से भी लेने को। इमरजेंसी सेवा में मुंह से श्वास ले सकते हैं आप। मान लीजिए नाक पे चोट लग गई, एक तरफ लगी तो एक चल जाएगी, लेकिन दोनों में लग गई, नाक स्वेलिंग आ गई, आप श्वास नहीं ले पाएंगे तो क्या करेंगे? तो मुंह से भी आप जिंदा रह सकते हैं। ऑप्शन दे दिया। 2 आंखें दे दी, एक खराब हो जाती है, एक से देख लोगे। होता है कि नहीं? अब उन्होंने देखा, अब साइंस साइंस की बात करता हूं। साइंस जब डेवलप हुई तो उन्होंने देखा कि श्वास लेने से ऑक्सीजन अंदर जाती है। ये मैं जो बता रहा हूं आपको, ये आप बिल्कुल आज समझ लीजिए, आपकी जिंदगी में इतना काम आएगा कि आप हमेशा याद रखेंगे इसको। सेहत का खजाना बता रहा हूं। उन्होंने देखा कि जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन भीतर जाती है। ऑक्सीजन का क्या काम है अंदर? जब ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन बाहर आती है,
ऑक्सीजन जो है वो ज्वलनशील है, आग जलती है ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन नहीं होगी ना तो हम आग नहीं जला सकते। तो इसी तरह जब ऑक्सीजन होते जो हम कुछ खाते हैं वो ग्लूकोज बनता है उसका। कुछ भी खाते हैं आप, कोई अनाज दूध कुछ भी, उसको ग्लूकोज बनता है, तेल घी सब। तो ग्लूकोज जो बनता है, ग्लूकोज सेल्स का भोजन है। ग्लूकोज से एनर्जी बनती है। अब ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के लिए आग चाहिए, फायर चाहिए। तो फायर कब जाए, जब श्वास लेते हैं तो ब्लड के साथ, जो ब्लड के सेल्स होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन जाती है हीमोग्लोबिन के साथ। तो जो सेल्स के अंदर जब जाती है तो वहां पर कंबशन होता है, विस्फोट होता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जब विस्फोट होता है तो वहां पर आग जलती है और ऑक्सीजन जो वो ग्लूकोज है वो जलता है। और जैसे ही जलता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और एनर्जी में जैसे कन्वर्ट हो जाता है तो जो हमने खाया है वो एनर्जी में कन्वर्ट होके वो पच जाता है और हमारे हाथ पे चलने लगते हैं। मैं हाथ बोल रहा हूँ, आप बैठे हैं, वो किस कारण बैठ रहे हैं? क्योंकि वो ग्लूकोज जल रहा है। हम हमेशा 24 घंटे तभी चल पा रहे हैं। तो वो जो ग्लूकोज जल रहा है, कंबसन हो रहा है, उसके कारण आप चल पा रहे हैं, एनर्जी आ रही है। उसी समय क्या होता है, जब माचिस ले लो, माचिस होती है ना, माचिस से एक स्टिक निकालो और माचिस के सरफेस पे ऐसे रब करो। तो माचिस के सरफेस पे जब रब करते हैं, भैया स्वपन जी आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो जब माचिस को के सरफेस पर तीली रब करते हैं तो जलती है, आग जलती है। आग जलती है तो कम से कम 50 तीली जब आप जलाते हैं तो उसका सरफेस भी घिस जाता है। आपने देखा कितने लोगों ने? सरफेस भी घिस जाता है माचिस का। देखा है आप लोगों ने? हाँ। तो वो सरफेस है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो माचिस है, ये मैच बॉक्स है, ये सरफेस है, फास्फोरस लगा रहता है। और इसको मैं जब यहाँ पे जलाता हूं तो ये जल रहा है। तो ये देखो साथ में इस पर एक स्पॉट छोड़ जाता है, ये भी जलता है साथ में। ऐसे ही जब ऑक्सीजन सेल के भीतर जाती है और वह कंबसन होता है, जब वहां पे जलता है तो सेल जो है हमारा, उसकी मेम्ब्रेन भी जलती है। उसका जो बाहर बाहर का जो आवरण है ना वो भी जलता है, कमजोर होता है। और वो जब कमजोर होता जाता है तो हमारी जो जो उम्र है, जो सेल है, वो लूज होता जाता है। और उससे हमारी उम्र पता चलती है, हम बूढ़े होते चले जाते हैं। तो जितनी आप श्वास लोगे उतनी ही जल्दी बूढ़े होते। जितना ऑक्सीजन अंदर जाएगी बार बार, उतना ही सेल का कंबसन के कारण वो सेल्स की मेम्ब्रेन लूज होती चली जाती। और बुढ़ापे में आकर के एक बच्चे की स्किन देखना, गाल को ऐसे खींचना छोड़ना, बाउंस करके वहीं आ जाएगा। बच्चे के गाल बम्प्स कहीं भी देखना। लेकिन आप अपना देखना, जो उम्र है, जिनकी 30-40 साल उम्र है, उनकी खींचना, फिर आप 50 को जाए तब खींच के छोड़ना। और एक समय आएगा कि आप खींचोगे और वहीं रुक जाएंगे। उसका कारण क्या है? सेल्स की मेम्ब्रेन में अब पावर नहीं रही कि वो कंज्यूम करके उसको एनर्जी दे पाए। उस क्रिया को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। हाँ, ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीडेशन होता है, उससे हमारा बुढ़ापा आता है, हमारे सेल्स बूढ़े होते हैं। मार्केट में एंटीऑक्सीडेंट इस समय खूब आ रहे हैं, पहले पता नहीं था ये बात। और एंटीऑक्सीडेंट देखा है ना, एंटीऑक्सीडेंट क्रीम, एंटीऑक्सीडेंट फूड, फ्रूट खाओ, जूस पियो, पानी पियो, ऐसा होता है ना, अल्कलाइन वाटर, ये सब क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट। चिया सीड्स और क्या होती है, फ्लैक्स सीड्स, ये सब एंटीऑक्सीडेंट। हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ये बात जान ली थी कि अगर आप श्वास को धीमा कर लो तो आप ये भी देखेंगे कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं,
और जो लोग नहीं करते हैं उनके कंपैरिजन में जो करते हैं वो ज्यादा यंग दिखते हैं, उनकी उम्र पता नहीं लगती। वो 50 के होंगे तो वो 35-40 के दिखेंगे, और जो ज्यादा अच्छा करते हैं तो 60 के 40 दिखते हैं, 20 साल का अंतर होता है उनमें। यानी उनकी एज थोड़ी स्लो हो गई। उनकी जब बीएमआई चेक करते हैं तो उनकी जो जो बायोलॉजिकल एज है और जो बॉडी एज है वो दोनों में अंतर निकलता है। कितने लोग इससे सहमत है? ये कारण है। अगर आप प्राणायाम करते हैं और खाने में आप परहेज करते हैं, एक व्यक्ति तला भुना खाए, बहुत अच्छा खाए, मतलब कैसा, बहुत रिच फूड खाए, तला भुना पूरी सब्जी ये बहुत अच्छा, ड्राई फ्रूट सब कुछ खाए। एक व्यक्ति केवल फ्रूट्स खाए, बॉयल फ्रूट खाए और रोटियां खाए, कुछ मिलेट्स वगैरह खाए, आप दोनों में देखोगे एक व्यक्ति मोटा है, लगेगा पावरफुल है, लेकिन जो केवल फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब खा रहा है वो ज्यादा यंग दिखेगा, ज्यादा स्मार्ट सुंदर दिखेगा उसकी अपेक्षा जो बहुत सारा पैसा खाने में खर्च कर रहा है, रोज पार्टियां कर रहा है। इसका कारण क्या है? फ्रूट्स वेजिटेबल्स पानी जूसेस इनमें ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और बॉडी को ज्यादा हाइड्रेट। ये बात हमारे ऋषियों ने जान लिया था और उन्होंने हमेशा मैसेज दिया कि खाइए क्या, कच्चा खाइए, फ्रूट्स खाइए, सीजनल फूड खाइए, सीजनल फूड खाइए, लोकल फूड खाइए, डायरेक्ट सनलाइट में पका हुआ खाइए, ऐसी चीजें। और जल्दी उठिए सुबह, ये सब किसने दिया? अब आते हैं दोबारा से, इतना क्लियर हो गया आप लोग का? अब हम आते हैं प्राणायाम और क्या कर सकता है। और प्राणायाम जो है वो उन्होंने कहा कि जो प्राणायाम है उनमें 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप लिख लो आप, 3 स्टेप्स। पहला है श्वास को लेना, इनहेल। इनहेल को बोलते पूरक। हैं पूरक, जैसे पूरक। इसने बताया पूरक। क्या बोलते हैं? पूरक, PRRAK, ऐसे पूरक लिखो। और सांस लेने के बाद आपको जो छोड़ना होल्ड है करना। उसको बोलते हैं रेचक। रेचक या रेचन करना, रेचन या रेचक। लिया उसको पूरा, छोड़ा उसको रेचक। अब लिया छोड़ा से तो कुछ होने वाला नहीं, कंट्रोल थोड़ी आया, तो उन्होंने बोला होल्ड कर लो, श्वास लो और होल्ड कुंभक। कर लो, उसको बोलते हैं कुंभक। कुंभक। होल्ड करने को बोलते हैं कुंभक। इनहेल, इनहेल मतलब हो गया पूरक, होल्ड मतलब कुंभक, कुंभक। और एक्सेल मतलब रेचक। रेचन, रेचन। अब जो कुंभक है वो 2 तरह से करते हैं। श्वास लेकर अंदर भर लिया, पेट को मटका बना लिया और होल्ड कर दिया, एंड आपने श्वास को छोड़ दिया और उसको फिर रोक दिया बाहर, तो उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। अंदर श्वास लेकर रोका तो उसको अंतः कुंभक, और जब आप श्वास लेकर बाहर छोड़ करके रोकेंगे, श्वास आने नहीं देंगे, उसको बोलेंगे बाह्य कुंभक। अब ये कैसे करते हैं ये भी समझ लीजिए। अब उसको क्या करना है, वो कहते हैं कि श्वास जो आ रही है उसको उसके प्रति अवेयर हो जाओ आप। श्वास आ रही है उसको नाक पे बैठ जाओ आप, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस को नोज के पास ले आओ। चलो करेंगे, बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ। सर हम जो उज्जाई करते हैं उसमें हाँ, वही कुंभक। क्या उसमें करते हैं? गले से होता है। हाँ लेकिन कुंभक बनाते हैं ना इससे। हाँ, रोकते हैं उससे, होल्ड करते हैं। हम्म। हाँ, अभी ये कुंभ, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, कौन पूछ रहा था? अंबिका जी? किसका क्वेश्चन था? बोला मेरा क्वेश्चन है। जयश्री सर। हाँ, जैसे आप क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, पूछो। सर हम लोग जो बाह्य प्राणायाम करते हैं फिर ये जो अभी बता रहे थे बाह्य उज्जैन। बाह्य कुंभक करते हैं ना, श्वास को लेते हैं छोड़ते हैं फिर इसे रोकते हैं पूरा, हाँ तो वो बाह्य कुंभक है। हाँ, हाँ, सांस छोड़ के रुक गया तो बाह्य कुंभक हो गया, सही बोल रही हो। और उज्जाई का सर?
अभी तो मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ ना। आप ऐसा ही होता है क्योंकि आपको पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, या आपने कहीं सीखा है, जी तो वो बीच में थोड़ा सा ज्ञान अटक जाता है, बीच में आ जाता है। तो वो अभी क्लियर हो जाएगा आपका। मैं आपको उस लेवल से पढ़ा रहा हूँ जो कि आप ऐसे समझो कि आप बिल्कुल जानते ही नहीं हो। आप जानते हो, मुझे पता है, यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं योग में पहले से, तभी आए यहाँ पर, है ना। तो लेकिन आप अपना टाइम दे रहे हो ना, तो उसको इतना समझ लो कि मैं आपको बिल्कुल लेवल से समझा रहा हूँ। अगर आपने प्राणायाम समझ लिया ना, तो आपको दोबारा किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। मैं बिल्कुल लेमैन की उसमें समझा रहा हूँ, क्योंकि किसान भी हो ना, वो भी योगी बन जाए। तो अब आप हम इस बात को करके देखते हैं कि कैसे होता है प्राणायाम। तो सीधे बैठ जाओ बस। प्राणायाम में सबसे पहली बात है कि आपका स्पाइन और ये सीधा होना चाहिए आप, ताकि नोज जो है श्वास को अंदर ले पाए, ठीक से आ पाए। सीधे बैठ जाओ। अब आप अपना ध्यान जो है ना, नाक पर रखो, यहाँ पर नोस्ट्रिल पर, नोस्ट्रिल पर ध्यान रखो, और श्वास को अंदर आते हुए मैं, आप समझ रहे हैं? बंद कर दो। हाँ, तो आप नाक पर ध्यान रखो और श्वास को अंदर आने दो बस। और कैसे आना है, अपनी मर्जी से लेकर आओ उसे, खींचना नहीं है। बस स्लो डाउन, उसको देखोगे तो वो स्लो हो जाएगी अपने आप। देखो, और पेट को फूलने दो। अभी क्या करते हैं, श्वास तीन प्रकार से, वो भी आप समझ लो फिर करना, क्योंकि अभी फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। श्वास लेने के भी तीन तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है एब्डोमिनल ब्रीथिंग, पेट से श्वास लेना। क्या है? एब्डोमिनल ब्रीथिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, पेट से श्वास लेना। एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्या होती है? और हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग केवल 1-2% लोग ही करते हैं, लेकिन 100% बच्चे करते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। कभी भी अपने छोटे बच्चे को चारपाई पे लेटा हुआ है, जमीन पे लेटा हुआ देखना, पेट खोल देना उसका। उसका सिर्फ पेट ऊपर नीचे होता है, चेस्ट नहीं होता। देखा है, माएँ बहुत है यहाँ पर। छोटा बच्चा पेट से श्वास लेता है पूरा। दूसरा है, हम लोग बड़े होकर हम पेट से श्वास लेना भूल जाते हैं, हम थोरेसिक ब्रीदिंग करते हैं, तो केवल हमारा चेस्ट आगे पीछे आता है। हम भूल गए, हम अनकॉन्शियस हो गए, हम बाहर की दुनिया में हैं, तो हमें अंदर का कुछ ज्ञान नहीं रहता, ध्यान ही नहीं रख पाते। तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? थोरेसिक ब्रीदिंग, जो चेस्ट से श्वास लेना, चेस्ट से थोरेसिक ब्रीदिंग। और तीसरा है क्लैविक्यूलर ब्रीदिंग, कॉलर बोन वाली, केवल कॉलर बोन से श्वास जाती है, क्लैविक्यूलर ब्रीदिंग। इस पूरी प्रक्रिया को हम यौगिक ब्रीदिंग भी कहते हैं, यौगिक लास्ट वाला मेथड्स और ऑफ, है लास्ट वाला और एक बार बोलिए। क्लैविक्यूलर, क्लैविक्यूलर, क्लैविक्यूलर ब्रीदिंग, कॉलर बोन से श्वास लेना, तक श्वास लेना। अब सबसे पहली ब्रीदिंग हम अभी करते हैं, ठीक है? सीधे बैठे, श्वास को लेना है और ध्यान से आपको पेट तक लाना है, पेट फूलना चाहिए आपका सबका। सीधे बैठ जाइए और श्वास को लीजिए, पेट बाहर आना चाहिए, चाहे पेट पे हाथ रख लो, जो भी करो। और ईमानदारी से बताना किसका पेट फूला, किसका चेस्ट फूला। फुलाइए और धीरे धीरे श्वास को बाहर आने दीजिए। तो जब बाहर आएगी तो पेट को अंदर जाते हुए भी आप पूरा ध्यान पेट पर रखेंगे,
पेट पूरा अंदर चला गया, श्वास पूरी बाहर आ गई, और पूरी श्वास बाहर चली जाए, फिर से श्वास को अंदर आने दो, आने दो श्वास, फॉरवर्ड, इनहेल करो, पेट को पूरा फुला लो, पूरी ताकत से जितना श्वास भर सकती है आने दीजिए, और फिर धीरे से श्वास को बाहर जाने दीजिए। अब आप देखेंगे कि जैसे बच्चे का पेट आगे पीछे जा रहा था, कितने लोगों का ऐसा हो रहा है, हाथ उठाओ, कितने लोगों का हो रहा है पेट आगे पीछे? हाँ, फिर से करिए, ऐसे करिए धीरे धीरे 5-10 बार, धीरे से श्वास लेना है, आने देना है, लेना नहीं, खींचना नहीं, आप श्वास आने दीजिए बस, कॉन्शियसनेस के साथ, और श्वास को फिर इतना ध्यान रखिए, श्वास आपके बिना इंफॉर्मेशन के अंदर नहीं जानी चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि श्वास अंदर जा रही है। फिर से श्वास को आने दीजिए बाहर, करिए 10 बार करिए आप बस। बस रिलैक्स। अब कितने लोग हाथ उठाएंगे कि आपको इस बीच में कोई थॉट नहीं आया, आप पूरा श्वास पर ही कॉन्सेंट्रेट थे? अब आपने जानबूझकर सांस ली और छोड़ी, ठीक है, अब इसमें एक और चीज जोड़ते हैं, जो आपने श्वास लिया था उसको बोलते थे पूरक, और छोड़ने को बोल रहे थे कुंभक। अब इसमें एक और चैप्टर करते हैं, सीधे बैठ जाइए, इसको बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ सीधे। आप श्वास ले लीजिए, श्वास, इनहेल, पेट फुलाइए, इनहेल, पेट फुलाइए, पूरा पेट फूल जाए, आपका मटके जैसा पेट आ जाए, अब उसको होल्ड कर लीजिए, श्वास को बाहर नहीं आने देना। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे श्वास को आने दीजिए बाहर, छोड़िए, छोड़, एक साथ नहीं छोड़ो, देखो आपने नंदिनी एक साथ छोड़ दी, एक साथ नहीं छोड़ो, धीरे धीरे श्वास को बाहर आने दो, और पेट को अंदर जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, ऐसे सोचो कि वो 4-5 सेकंड में बाहर आए, और फिर पूरी श्वास जब बाहर निकल जाए तो आप फिर से होल्ड कर दो, बाहर से अंदर नहीं आनी चाहिए, आप मालिक है, श्वास मालिक नहीं है आपकी, होल्ड करो, 1 2 3 4 5। अब आपको श्वास लेनी नहीं पड़ेगी, अपने आप अंदर घुस जाएगी, छोड़ दो ढीला, सांस लीजिए, श्वास लीजिए, श्वास होल्ड करिए, श्वास को छोड़िए, बस रिलैक्स। टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, आप लोग बोर हो रहे होंगे, कितने लोग बोर हो रहे हैं? क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है, मैं सोचता हूँ ज्यादा से ज्यादा दे दूं। तो अब आपने क्या किया, आपने पहले श्वास ले रहे थे, मैंने बोला था आने दो श्वास, तो आपको फिर थोड़ा सा खींचना पड़ रहा था, लेकिन जब आप रोकते हैं श्वास को तो फिर आपको छोड़ना या खींचना नहीं पड़ता, वो अपने आप आ जाते, क्योंकि प्राण जो है, मन कहता है कि अब मैं चला जाऊंगा, इसलिए श्वास को अंदर आने दे, तो जैसे ही आप छोड़ते हो ढीला, अपने आप भर जाता है, और जब आप बाहर रोक देते हो तो अपने अंदर रोक देते हो। देखिए श्वास आपने प्राण अंदर रोका, फिर भी वो निगेटिव हो गया, फिर वो चाहता है बाहर जाने दो, तो बाहर जाता है। तो जब भी आप पूरा पेट फुलाते हो और छोड़ते हो तो आपके पूरे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को 2 हिस्सों में बांट दिया है, डायफ्राम है बीच में, यहाँ पर जो ये रिब्स जहाँ से खत्म होती है ना, यहाँ पे एक डायफ्राम लगा हुआ है ऐसा, इंटेस्टाइन के बाहर, तो वो जो डायफ्राम नीचे को जाता है तब पेट आपका बाहर फूलता है। तो जब ऐसे जाएगा तो आपका पूरा लंग्स में ऑक्सीजन भरती है जब आप पेट फुलाते हो, और जब आप पेट नहीं फुलाते हो, केवल चेस्ट को फुलाते हो, तो डायफ्राम नीचे नहीं जाता, लंग्स आपके थोड़े थोड़े फूलते हैं। तो लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। एक लंग में, दोनों लंग्स में मिलाकर के 6000 छोटे छोटे छलनियां होती हैं, सीप्स। हम प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाते क्योंकि हम सांस कभी लेते ही नहीं ठीक से, तो वो छलनियां जो है बंद हो चुकी होती हैं ज्यादातर, डस्ट, बलगम,
बहुत सारी चीजें उसमें हो गई, उनका यूज ही नहीं है, तो क्या होगा, जो अंग आप यूज नहीं करोगे तो वो कमजोर हो जाता है। नहीं हटा नहीं, इसको लो। तो क्या होता है कि जिस चीज को हम यूज नहीं करते वो मर जाती है, मतलब वो वीक हो जाती है। इसी तरह सभी के लंग्स वीक हैं। आप जब होल्ड करना शुरू करोगे तो आप शुरू में आप 5 सेकंड भी होल्ड करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। लेकिन जब होल्डिंग से आपको कोई प्राणायाम कराएगा, फिर आप अभ्यास करोगे, तो आप एक अच्छा योगी 2 से 3 मिनट तक श्वास को बड़े आराम से रोक लेता है। सोचिए उस समय लंग्स की कैपेसिटी क्या होती होगी। तो इसलिए आप धीरे धीरे इसका रेशियो लिख लीजिए आप। रेशियो, प्राणायाम का रेशियो क्या है, श्वास लेना, होल्ड करना और छोड़ना, फॉर बिगिनर्स 1:1:1, 1:1:1। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं, 1:1 का रेशियो। श्वास अगर आप 2 सेकंड में लेंगे, 2 सेकंड होल्ड करेंगे और 2 सेकंड में छोड़ेंगे। जितनी जितने सेकंड्स में आप श्वास को इनहेल करेंगे, उतना ही सेकंड श्वास आप होल्ड करेंगे और उतना ही सेकंड में आप उसको बाहर करेंगे। ये हो गया बिगनर्स का। जब आपका अभ्यास बढ़ जाए, जैसे आपने मान लीजिए पहले 2 सेकंड में श्वास लिया, 2 सेकंड होल्ड किया, 2 सेकंड में छोड़ा, उसके बाद 2-3 दिन बाद आपने क्या किया, 5 सेकंड में श्वास लिया, 5 सेकंड छोड़ा, 5 सेकंड में होल्ड किया। फिर आपने नेक्स्ट एक सप्ताह बाद 10 सेकंड में श्वास लिया, 10 सेकंड होल्ड किया, 10 सेकंड में छोड़ा। और अभ्यास किया 1 महीने बाद, 15 सेकंड में लिया, 15 सेकंड में होल्ड किया, 15 सेकंड छोड़ा। और 15 दिन बाद 20 सेकंड में श्वास लिया, 20 सेकंड में छोड़ा, 20 सेकंड, इस तरह ऐसे ऐसे करते करते आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। जब आपको अभ्यास हो गया 1-2 महीने का, फिर आता है असली रेशियो, जो रियल रेशियो है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो रेशियो है 1:4:2। लिख लीजिए, प्राणायाम का रेशियो कोई आपसे पूछ लेता है तो आप बोलेंगे 1:4:2। विषय ठीक बोल रहा हूं मैं। यस सर। 1:4:2 का रेशियो का मतलब होता है कि अगर आप 5 सेकंड में श्वास लेते हैं तो आप तो 20। 4 टाइम्स 20 सेकंड श्वास रोकेंगे और 10 सेकंड में श्वास को छोड़ेंगे। ये होता है योग का अभ्यास। Sir, can अब you repeat it, please? हाँ, इफ यू ब्रेथ इन 5 सेकेंड्स, तो आप होल्ड करेंगे 20 सेकेंड्स एंड इन एक्सेल करेंगे इन 10 सेकेंड्स। 2 सेकंड में श्वास लेंगे, 8 सेकंड होल्ड करेंगे, 4 सेकंड में श्वास छोड़ेंगे। 1:4:2। 1 सेकंड में श्वास लेंगे, 4 सेकंड होल्ड करेंगे, 2 सेकंड में छोड़ेंगे। ये होता है रेशियो। अब ये समझ आ गया आपको, ठीक है, प्राणायाम आपको समझ आ गया। अब ये समझ लीजिए, आपकी यात्रा यहां से शुरू होती है योग की। अभी तक आपकी तैयारी चल रही थी, आपके आसन तैयारी चल रहे थे, अब आप श्वास की तरफ आ गए हो। अभी आप एक नॉर्मल इंसान ही हो, मतलब जो भी योगी है यहां तक वो नॉर्मल इंसान होता है। अब वो क्या करता है, जब ये रेशियो में जाता है तो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन। पढ़ा, कितने लोगों ने करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम कितने लोग करते हैं। हाँ चलो, विशेष को ही पूछता हूँ, विशेष नाड़ी शोधन क्या है और अनुलोम विलोम क्या है, दोनों चीजें बताओ। सर अनुलोम विलोम में एक नाक से सांस लेते हैं, फिर दूसरे से छोड़ते हैं, फिर उसी से लेते हैं, फिर दूसरे से छोड़ते हैं, ये है। बट नाड़ी शोधन में ये डिफरेंस में उसमें होल्डिंग है। नाड़ी शोधन में होल्ड करते हैं। हाँ कुंभक है। और अनुलोम विलोम में जिस लय से आप लेते हैं उसी लय से छोड़ना होता है। अच्छा, कोई और बताने वाला है, कोई स्टूडेंट।
नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम में अंतर कौन बताएगा? आप तो सभी करने वाले हो। जयश्री बताओ आप तो ऊंचाई भी जानती हो। सर अनुलोम विलोम में हम जितना लेते हैं श्वास उतना छोड़ते हैं, हाँ, और नाड़ी शोधन में कुछ सेकंड होल्ड करके फिर छोड़ते हैं। वही तो और कौन और कौन बोलेगा? बताओ बताओ, सब लोग बताओ। पिया नहीं बताएंगे, पिया नहीं बताएंगे। और कोई बताओ, अंबिका बताओ। कोई बताओ। चलो मैं आज आपका एक मिथ पूरा करता हूं, जो बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसको आज के बाद आप कभी इस तरह की परिभाषा आप नहीं देंगे। ऐसा ही बताया गया है सभी को। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन आज मैं आपको बता रहा हूं, दोनों एक ही है, लिख लीजिए उसको। अनुलोम विलोम ऑब्लिक नाड़ी शोधन, यानी बोथ आर द सेम। अनुलोम विलोम का मतलब होता है एक से श्वास लेना, दूसरे से छोड़ना, दूसरे से श्वास लेना और दूसरे से छोड़ना। ये अनुलोम विलोम का मतलब यही है, बारी बारी से। अब नाड़ी शोधन का मतलब क्या हुआ? अनुलोम विलोम करने से, ये ये करने से हमारी जो नाड़ियां हैं वो शुद्ध होती। नाड़ियां है ना, ये नाड़ी है लेफ्ट राइट, नाड़ी शुद्ध होती। किससे होती है? अनुलोम विलोम करने से। तो उसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहें तो भी क्या प्रॉब्लम है? अनुलोम विलोम को अगर नाड़ी शोधन कहते हैं या नाड़ी शोधन को अनुलोम विलोम कहते हैं तो क्या प्रॉब्लम? एक ही बात हुई ना। अब अनुलोम विलोम को कुंभक लगाकर करते हैं या फिर उसको कुंभक नहीं लगाकर करते हैं, दोनों में ही नाड़ी शोधन होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं मैं क्या जो कहना चाहता हूं? अनुलोम विलोम नाम है, नाड़ी शोधन उसका काम है। एम क्या है? एम है नाड़ी शोधन, हमारी नाड़ियों का शुद्धिकरण करना, उसको पैसेज को खोलना। प्राणायाम करने से पहले हम क्या करें? नाड़ियों को पहले खोलें, सफाई तो करें, कैपेसिटी तो बढ़ाएं। तो जब हम कुंभक करें, ऐसे लिखा रहता है आपका जो सिलेबस, उसमें लिखा हुआ है अनुलोम विलोम ऑब्लिक नाड़ी शोधन विदाउट कुंभक, उसमें लिखा हुआ है। इससे पता, ये रिसर्च में जब पता चला और जब आयुष मंत्रालय ने इसको सिद्ध किया और सारे योगियों ने बोला कि ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल भी पैदा नहीं करना। आप एक ऑथेंटिक योगा ट्रेनर बनने जा रहे हो तो आपको ये बात बिल्कुल नहीं बोलनी है कि नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम अलग अलग। अनुलोम विलोम इज द नाम, नेम, मेथड एंड रिजल्ट इज नाड़ी शोधना, टारगेट इज नाड़ी शोधन। क्लियर हो गया? अब यहां से ये क्यों करते हैं ये भी 2 मिनट और पढ़ा सकते, बैठे हैं ना आप लोग? एक लोग चले भी गए, दो लोग तो। हाँ, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन या प्राणायाम क्यों करते हैं? अब यहां पर मैं थोड़ा सा क्लू देके मैं चला जाता हूं, आगे क्लास में पढ़ाएंगे फिर। ये राजयोग की बात कर रहे हैं हम। राजयोग का मतलब होता है हमारा ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका। हमको समाधि की यात्रा करनी है, हमको अंदर की यात्रा करनी है। दूसरा एक उसके लिए एक दूसरा वे है हमारे यहाँ, उसको बोलते हैं हठ योग। एक तो पतंजलि का योग है, एक हठ योग भी है। हमारे जो बाबा लोग होते हैं ना, साधु लोग, देखा होगा आपने, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, इस टाइप के जितने सन्यासी हैं सनातन में, वो सब हठ योग के माध्यम से बने हैं। उसको बोलते हैं हठ योग। हठ योग गुरु गोरखनाथ की प्रथा है। गुरु गोरखनाथ का नाम सुना है कितने लोगों ने? वो हठ योगी थे। उसमें हठ योग का मतलब होता है ह और ठ, राइट और लेफ्ट। राइट मतलब ह,
उन्होंने बोला कि हमारे शरीर में 72,000, 72 करोड़, 72 लाख, मैंने गिनी नहीं है, नस नाड़ियां हैं, है ना, जिनसे एनर्जी का फ्लो होता है। नाड़ियों में क्या होता है? एनर्जी का फ्लो होता है। और वो आम लोगों की जो एनर्जी है वो ब्रेक आउट होती है, उनमें फ्लो होता ही नहीं, बस चल रही किसी तरह। अगर आपको उनमें से कुछ 15 नाड़ियां या 17 नाड़ियां मुख्य नाड़ियां हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नाड़ियां हैं जो हमें आध्यात्मिक ऊर्जा में या जीवन को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनाने में या आपको फेमस करने में उन नाड़ियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। उनमें से भी 3 नाड़ियां ऐसी होती हैं जो आपको इनलाइटन करने में या संन्यास की यात्रा पहुंचाने में, भगवान से मिलाने में उनका बहुत मुख्य हाथ होता है, 3 नाड़ियों का। वो 3 नाड़ियां कौन सी हैं? पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना। 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 पिंगला नाड़ी, इड़ा नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, हम्म। ये 3 नाड़ियां को अगर शुद्ध कर लें, राइट को बोलते हैं सूर्य नाड़ी और लेफ्ट को बोलते हैं चंद्र नाड़ी। राइट साइड की जो श्वास है ये थोड़ी सी स्लाइटली गर्म होती है और लेफ्ट साइड की श्वास थोड़ी सी ठंडी होती है। ऐसे अचानक पता नहीं कर पाओगे आप, थोड़ा अभ्यास करोगे तब आपको पता लगेगा। और ये दोनों नाड़ियां एक एक हर 45 मिनट के बाद आपकी एक नाक बंद होती है, एक खुली होती है। अभी भी आप चेक करेंगे तो ज्यादातर लोगों की एक नाक पूरी खुली होगी, एक नाक आधी खुली होगी। एक नाक से सांस लेने में पता लगेगा कि रुक के जा रही है, एक नाक से, एक नोस्ट्रल से आपकी सांस सीधी जा रही हो। कितने लोग हैं चेक करके बताओ, कितने लोगों की लेफ्ट चल रही है, कितने लोगों की राइट राइट चल रही है? ऐसे नहीं, ऐसे दबा के देखो। राइट वाला पूरा, राइट वाले से पूरा, और लेफ्ट वाला फंस रहा है। हाँ बोलो। It seems right one is like group K and the left one is smooth. उधर बायां। हाँ आपका बायां चल रहा है। तो आप देखिए, ये 45 मिनट्स के बाद आप देखेंगे तो आपका उल्टा हो जाएगा, जिसका राइट चल रहा है तो लेफ्ट चलेगा, लेफ्ट वाला राइट चलेगा। ये नेचर है, मैजिक है ये। But ऐसा क्यों हो रहा है? ये नेचर है, नेचर नहीं है ऐसा बना है। योगी का क्या है? योगी का जो लक्षण है, उद्देश्य है, वो है दोनों नाड़ियों को सम चलाना, दोनों को बैलेंस करना। और दोनों नाड़ियां जब बैलेंस होती हैं और देर तक बैलेंस रहती हैं, कई घंटों तक, तो इनका जो एंट्री है वो आपके सुषुम्ना में, स्पाइन में चली जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में, जो जो कि नाड़ी अदृश्य है। तो इन दोनों का संगम यहाँ होता है, दोनों यहाँ मिलती हैं और पीछे से जाकर के नीचे जो सोई पड़ी जो एनर्जी है आपकी कुंडलिनी, वहां जाके उसको नॉक करती है। और वहां जो सोई एनर्जी है वो एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है और वो ऊपर की तरफ चलने लगती है। और जब वो ऊपर को उठने लगती है तो वहां से योग शुरू होता है। प्राणायाम से ये काम होता है। और प्राणायाम से कैसे होता है, उसके 8 प्रकार बताएंगे। वो 8 प्रकार लिख लो और हम खत्म कर पाएंगे से खत्म। तो किसके? प्राणायाम, प्राणायाम करने के उन्होंने 8 तरीके बताए हैं हमारे योगियों ने, कि इन इन तरह से आप अपनी जो जो सोई पड़ी एनर्जी है उसको आप जागृत कर सकते बिना किसी पूजा पाठ के। उसके लिए यह भी नहीं है कि आप हाथ पैर धोकर, नहाकर, अगरबत्ती लगा के बैठे। बस खाली होना चाहिए पेट, शुद्ध होना चाहिए आप, बस। कोई भी जाप करने की जरूरत नहीं है। तो 8 प्राणायाम में सबसे पहला प्राणायाम है, पहले तो हम नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम करेंगे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कोई भी प्राणायाम नहीं करता है, केवल नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम करता रहता है, तो भी वो इनको जगा सकता है। तो इन्होंने बोला कोई भी प्राणायाम आप करके इसको जगा सकते हो, ऊर्जा को। उसके बाद पहला प्राणायाम उन्होंने बोला सूर्य भेदी प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम।
सूर्यभेदी प्राणायाम। दूसरा है शीतली प्राणायाम। सूर्यभेदी, शीतली, शीतकारी, शीतकारी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम। सर साउंड नहीं उज्जयी, है, आप फिर से और एक बार बोल उज्जयी दीजिए। प्राणायाम। उज्जयी, उज्जयी। नहीं सर, नाड़ी शोधन के बाद। नाड़ी शोधन के बाद? नाड़ी शोधन सूर्य प्राणायाम नहीं, भेदा। उसको अलग कर लो। सूर्यभेदी, शीतली, शीतकारी, उज्जयी। उज्जयी, भ्रामरी, भ्रामरी, आमरी। भस्त्रिका, भ्रामरी, कपालभाति। भस्त्रिका, भस्त्रिका, प्लावनी, प्लावनी बहुत एडवांस है, प्लावनी। और आखिरी है मूर्छा, मूर्छा। कितने हो गए? 8 हो गए ना? हाँ जी। 7 वाला सर तो और थोड़ा सा बताइए तो। 7th है प्लावनी, आधा पा, ला व नी, प्लावनी, PLAVNI। और मूर्छा। तो इन्होंने, हमारे ऋषियों ने देखा कि ये प्राणायाम है, इनमें से आप कोई भी अभ्यास कर लिए, 1 का, 2 का, सभी का, इनके रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन 2-3 बार में नहीं मिलेंगे। आपने बोला कि 5 मिनट कर लो, 1 मिनट कर लो, या 2 मिनट कर लिया, 25 बार कर लिया। हेल्थ बेनिफिट तो मिलेंगे, आध्यात्मिक बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको प्रॉपर चीजें सीख कर उसको अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में से आगे पढ़ाएंगे। असली जो योग है वो यहाँ से आगे चलता है। आपके जो सत्या है। सीक्रेट हैं, पावर के सीक्रेट, वो पावर के सीक्रेट इससे आगे चलेंगे। जिंदगी में कितनी पावर, कितना फेम, कितना पैसा, कितना नाम, कितना अंधविश्वास, कितनी क्या क्या मिलना है, कितना ध्यान, वो सब यहाँ से शुरू होता है। आज इतना ही। किसी को कुछ पूछना है? सर वाइंड मैं अप करा दीजिए। हाँ, सर मैं क्या जैसे? लिख नहीं हाँ, पाई, थोड़ा साउंड डिस्टर्ब हो रहा था। हाँ, तो कोई एक जिसने लिखा है ना वो ग्रुप में आप डाल दीजिएगा, कोई ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सर ओके आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी रिवीजन के हाँ, लिए? मिलती तो है, रिकॉर्डिंग तो अपलोड होती है रोज।